नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि डिजिटल इंडिया की सच्चाई। कोविन ऐप को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार, कहा आप जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं हैं। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे मरीज, मगर केंद्र ने दूसरे देशों में भेज दी ऑक्सीजन। प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा को हराने के लिए फिर साथ आएंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। हार के बाद कांग्रेस में उठी गठबंधन की मांग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोरोना के बाद अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगेगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। डिजिटल इंडिया की सच्चाई। कोविन ऐप को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकारा, कहा आप जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि इस साल के अंत तक देश के सभी वयस्कों यानी 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जनवरी से लेकर अब तक 5% लोगों को कोरोना की दोनों डोज लग चुकी है। हालांकि कई जानकारों का कहना है कि इस साल के अंत तक 30-40% ही आबादी को टीका लगाया जा सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल इंडिया पर केंद्र सरकार को फटकारते हुए कहा कि आप डिजिटल इंडिया कहते रहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से आप वाकिफ नहीं हैं। कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण पर सवाल उठाते हुए जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एल. नागेश्वर राव और जस्टिस एस. रविंद्र भट्ट की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वैक्सीन के लिए सभी लोगों को कोविन पर पंजीकरण करना होता है। क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए इस ऐप पर पंजीकरण शुरू करना वास्तविक रूप से संभव है? आप उनसे ऐसा करने की उम्मीद कैसे करते हैं? जस्टिस चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार से कहा कि आप कहते रहते हैं कि स्थिति गतिशील है, लेकिन आपको वास्तविक स्थिति को देखना होगा। आप डिजिटल इंडिया कहते रहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा, भारत में डिजिटल साक्षरता पूर्ण से बहुत दूर है। मैं ई समिति का अध्यक्ष हूँ, मैंने उन समस्याओं को देखा है जो इससे पीड़ित हैं। आपको लचीला होना होगा और आपको जमीनी हकीकत को समझने की जरूरत है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सरकार से कहा कि हम नीति नहीं बदल रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि कृपया जागें और कॉफी को सूंघें और देखें कि देश भर में क्या हो रहा है। वहीं कोर्ट ने कहा कि नीति निर्माता जमीनी हालात से अवगत रहें, एक डिजिटल विभाजन नजर आ रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि राज्यों की ओर से टीकों की खरीद के लिए कई ग्लोबल टेंडर जारी किए जा रहे हैं, क्या यह सरकार की नीति है? इस पर केंद्र ने न्यायालय को बताया कि टीकों के लिहाज से पात्र संपूर्ण आबादी का 2021 के अंत तक टीकाकरण किया जाएगा। केंद्र की फाइजर जैसी कंपनियों से बात चल रही है, अगर यह सफल रहती है तो साल के अंत तक टीकाकरण पूरा करने की समय सीमा भी बदल जाएगी। सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय को सूचित की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे मरीज, मगर केंद्र ने दूसरों देशों में भेज दी ऑक्सीजन। प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ती जिंदगियों को लेकर एक बार फिर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने अपनी आवाज बुलंद की है और केंद्र सरकार को इसके लिए लापरवाह बताया। ट्विटर पर साझा किए गए एक वीडियो में प्रियंका गांधी ने कहा कि भारत दुनिया में ऑक्सीजन के सबसे बड़े उत्पादकों में शामिल है, लेकिन फिर ऑक्सीजन की कमी के चलते बड़ी संख्या में लोग कोरोना संक्रमण से दम तोड़ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला और लिखा, केंद्र सरकार की लापरवाही ने हिंदुस्तान के लोगों को एक एक सांस के लिए तरसा दिया है। ऑक्सीजन के सबसे बड़े उत्पादक होने के बावजूद हमारे कई नागरिकों की ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हो गई। उन्होंने सवाल किया कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? केंद्र को मालूम था कि गंभीर होने वाली है स्थिति। प्रियंका गांधी की ओर से जारी वीडियो में कहा गया, भारत की प्रतिदिन 7,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन करने की क्षमता है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हर अस्पताल को 8,944 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। इसका मतलब है कि हम सभी अस्पतालों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की स्थिति में थे। कांग्रेस ने कहा, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होने वाले टैंकरों की संख्या देश में 2000 से भी कम है और केंद्र सरकार को इसकी जानकारी थी। उन्हें पता था कि स्थिति गंभीर होने वाली है और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ने इसकी व्यवस्था नहीं की। दोगुनी ऑक्सीजन दूसरे देशों में किया निर्यात। प्रियंका गांधी ने वीडियो के हवाले से कहा, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब कोरोना संक्रमण के बीच देश एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहा था, तब केंद्र सरकार ने पिछले एक साल में पहले से दोगुनी ऑक्सीजन दूसरे देशों में निर्यात कर दी। जब मरीजों के परिजन ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे थे, तब सरकार ने ऑक्सीजन के दामों पर भी नियंत्रण नहीं लगाया। वीडियो में कहा गया कि पिछले एक साल में केंद्र सरकार ने क्यों अस्पतालों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने, ऑक्सीजन का रिजर्व तैयार करने और रेलवे की ट्रांसपोर्ट क्षमता विकसित करने की दिशा में कोई काम नहीं किया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर मोदी सरकार ने अपनी छवि चमकाने से कुछ समय निकालकर कोरोना महामारी से दूसरी लहर से लड़ने की तैयारी की होती तो ऑक्सीजन की कमी से परिजन आपको नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी को हराने के लिए फिर साथ आएंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। हार के बाद कांग्रेस में उठी गठबंधन की मांग।
जी हां दोस्तों, हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस पर उत्तर प्रदेश की रणनीति बदलने का दबाव बढ़ गया है। पार्टी में गठबंधन की मांग तेज हो गई है। पार्टी नेताओं का मानना है कि वर्ष 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भाजपा की हार सुनिश्चित करनी है तो क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना होगा। ऐसा नहीं होता है तो पार्टी के लिए सियासी राह आसान नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में चुनावी गठबंधन की वकालत करने वाले नेताओं का कहना है कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम से सबक लेना चाहिए। पार्टी केरल और असम में जीत की दहलीज तक नहीं पहुंच पाई, जहां सरकार में वापसी की सबसे ज्यादा उम्मीद थी। ऐसे में उसे उत्तर प्रदेश में अपने दम पर सत्ता में वापसी का सपना छोड़कर हकीकत का सामना करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस तमाम कोशिशों के बावजूद अपना खाता तक खोलने में नाकाम रही, क्योंकि पार्टी हवा के विपरीत चल रही थी। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि यूपी भाजपा के लिए बेहद अहम है, इसलिए भाजपा अपनी सरकार बनाए रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। वहीं कांग्रेस का पूरा दारोमदार अपने परंपरागत मतदाता और मुस्लिम वोट पर है। यूपी में मुस्लिम मतदाता अभी तक अलग अलग कारणों से अलग अलग पार्टियों को वोट करते आ रहे हैं, पर बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मुस्लिमों के वोट करने के तरीके में बदलाव आया है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं ने एकजुट होकर एक तरफा वोट डाला। ऐसे में यूपी में भी मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर किसी एक पार्टी को वोट दे सकते हैं। इन नेताओं की दलील है कि मतदाता भाजपा के खिलाफ उस पार्टी को वोट देंगे जो सरकार बना सकती हो। कांग्रेस फिलहाल इस स्थिति में नहीं है। ऐसे में कांग्रेस को भाजपा विरोधी वोट एकजुट रखने के लिए गठबंधन पर विचार करना चाहिए। हालांकि कई नेता इसके खिलाफ भी हैं। उनका कहना है कि वर्ष 2017 के चुनाव में सपा से गठबंधन से पार्टी को नुकसान हुआ है। किसी बड़ी क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन के बजाय छोटे दलों को साथ लेकर सोशल इंजीनियरिंग करनी चाहिए। इन नेताओं का कहना है कि 2012 के चुनाव में कांग्रेस को 28 सीटों के साथ लगभग 12% वोट मिले थे, पर 2017 में सिर्फ 6% मत हासिल हुए। ऐसे में पार्टी को गठबंधन के बजाय संगठन को मजबूत बनाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्णिया में महादलितों की पिटाई मामले पर तेजस्वी ने सरकार को घेरा, कहा नीतीश सरकार में दलितों पर लगातार हो रहे हमले। जी हां दोस्तों, पूर्णिया के बीजेपी विधायक विजय खेमका और उनके बॉडीगार्ड के द्वारा महादलितों की पिटाई का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इसे लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है। इस मामले को लेकर आरजेडी नेता व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा दंगाई सोच को बढ़ा रही है, वहीं दलितों पर नीतीश सरकार में लगातार हमले हो रहे हैं। पीड़ित महादलितों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। थाने में दिए गए आवेदन को कटिहार आरजेडी ने ट्वीट करते हुए अटैच किया है, जिसे पूर्णिया राजद को शेयर किया गया। कटिहार आरजेडी के इसी ट्वीट को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रीट्वीट किया है। कटिहार राजद के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए तेजस्वी यादव ने की पूर्णिया एमएलए विजय खेमका की दबंगई। सड़क पर जल जमाव से निजात के लिए अनुसूचित जाति जनजाति टोला के लोगों ने जब विधायक से गुहार लगाई तो एमएलए साहब ने अपने अंगरक्षक से सरेआम युवकों की पिटाई करवा दी। भाजपा दंगाई सोच को बढ़ा रही है। दलितों पर नीतीश सरकार में लगातार हमले हो रहे हैं। गौरतलब है कि पूर्णिया के बीजेपी विधायक विजय खेमका से जब महादलितों ने अपनी परेशानियों को लेकर शिकायत की तो विधायक और उनके बॉडीगार्ड ने शिकायत करने वालों के साथ गाली गलौज करते हुए उनकी पिटाई कर दी। यह तब हुआ जब विधायक विजय खेमका पीएम मोदी के मन की बात को सुनने महादलित बस्ती में गए थे। पीड़ित महादलितों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जबकि विधायक इन आरोपों को सरासर गलत बता रहे हैं। पूर्णिया एमएलए विजय खेमका की दबंगई। सड़क पर जल जमाव से निजात के लिए अनुसूचित जाति जनजाति टोला के लोगों ने जब विधायक से गुहार लगाई तो एमएलए साहब ने अपने अंगरक्षक से सरेआम युवकों की पिटाई करवा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, मांझी और साहनी की मुलाकात पर बोली आरजेडी, इस बरसात डूब जाएगी एनडीए सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के आवास पर वीआईपी के प्रमुख सह पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने मुलाकात की। इस मुलाकात ने सियासी अटकलों को जन्म दिया है। दोनों नेताओं ने बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को बढ़ाए जाने के अलावा कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की। मांझी और साहनी की मुलाकात को लेकर हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच राज्य की वर्तमान स्थिति के साथ ही राजनीतिक बातें भी हुई। राज्य के सुशासन और विकास को लेकर विचार विमर्श किया गया। 2 जून को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। इसमें जनहित और पार्टी की मजबूती को लेकर चर्चा होगी। मांझी और साहनी की मुलाकात को राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी मौके के तौर पर देख रही है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया कि एनडीए सरकार में मांझी और साहनी की उपेक्षा की जा रही है। दोनों से किसी भी फैसले में सलाह नहीं ली जाती है, जबकि बिहार में इनके सहारे एनडीए सरकार चल रही है। उन्होंने दावा किया कि दोनों नेताओं की मुलाकात रंग लाएगी और इस बरसात में बिहार में एनडीए की नाव डूब जाएगी। जीतन राम मांझी के एक करीबी नेता का कहना है कि मांझी और साहनी एनडीए गठबंधन से नाराज चल रहे हैं। बिहार सरकार के फैसलों में बहुत कम भागीदारी और उपेक्षा होने से दोनों कुछ महीनों से नाराज है। कुछ दिनों पहले मांझी ने यहां तक कह दिया था गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया। वहीं दोनों ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी का भी विरोध किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठा, बाबा रामदेव बोले ले रहा योग और आयुर्वेद का डबल डोज, टीके की जरूरत नहीं। जी हां दोस्तों, कोविड से जंग के खिलाफ देश और दुनिया कोरोना वैक्सीन पर भरोसा कर रही है, तो दूसरी ओर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि वह संक्रमण से बचाव के लिए वह वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। रामदेव कहते हैं कि वह योग और आयुर्वेद का डबल डोज ले रहे हैं, तो उनको कोरोना वैक्सीन लगवाने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले कई सालों से वह लगातार योग का अभ्यास कर रहे हैं, जिससे उन्हें संक्रमण का खतरा नहीं है। बाबा रामदेव ने दावा करते हुए कहा कि उन्हें कोरोना वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि वायरस के कितने भी वेरिएंट आ जाएं, उन्हें संक्रमण से कोई खतरा नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्हें योग संभाल लेगा। कोरोना को मात देने के लिए लोगों को अपनी अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना हो। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।